कह सकते हैं भारत का नक्शा ही बदल दिया। प्लासी। हमारे पास कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक लेख और विश्लेषण है। हाँ। और मिशन ये है समझना कि 1757 की ये जो लड़ाई उतनी बड़ी नहीं थी, वो इतनी बड़ी और निर्णायक कैसे बन गई, कैसे एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी शासक बन बैठी। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि कई सोर्सेस इसे पारंपरिक मिलिट्री जीत मानते ही नहीं है। ये ज्यादा एक पॉलिटिकल तख्ता पलट जैसा था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी चालाकी से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ रचा था। अच्छा। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने वो कमजोर होते मुगल साम्राज्य और नवाब के दरबार की अंदरूनी कलह का फायदा उठाया और भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल पर कब्जा जमा लिया। तो 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में आखिर हुआ क्या था? एक तरफ तो नवाब की भारी भरकम सेना थी, करीब 50,000 सैनिक, तोपें, घुड़सवार, बहुत बड़ी सेना थी। और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के साथ कंपनी के बस मुट्ठी भर करीब 3,000 सैनिक, जिनमें भी ज्यादातर भारतीय सिपाही ही थे। हाँ। तो देखकर तो लगता है कि नतीजा बिल्कुल साफ था, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ ही घंटों में कंपनी जीत गई। ये कैसे हुआ? मतलब ये तो बड़ी अजीब बात है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि ये जीत मैदान में बहादुरी से ज्यादा पर्दे के पीछे की साजिश का नतीजा थी। नवाब का अपना सेनापति मीर जाफर वो पहले ही क्लाइव से मिल चुका था। ये हाँ, एक सीक्रेट समझौता हुआ था। मीर जाफर अपनी सेना के एक बड़े हिस्से को लड़ाई से दूर रखेगा और बदले में उसे नवाब बनाया जाएगा, और उसने ठीक वैसा ही किया। यानी अपनी ही सेना को लड़ने नहीं दिया। बिल्कुल। नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा लड़ाई के अहम मोड़ पर बस खड़ा रहा, वो लड़ा ही नहीं। इससे कंफ्यूजन और भगदड़ मच गई। और मैंने पढ़ा कि उसी दौरान तेज बारिश भी हुई। क्या ये सिर्फ किस्मत थी या इसमें भी कोई चालाकी थी? हाँ, बारिश ने भी कह सकते हैं एक अहम रोल निभाया। अंग्रेजों ने तो कथित तौर पर अपने बारूद और तोपों को तिरपाल से ढककर बचा लिया, सूखा रखा। अच्छा। जबकि नवाब की सेना ये नहीं कर पाई और नतीजा उनकी तोपें लगभग बेकार हो गईं। तो किस्मत कहें या बेहतर तैयारी, इसने कंपनी की जीत आसान कर दी। इसीलिए कई इतिहासकार इसे युद्ध के बजाय एक साजिश या एक मैनेज्ड इवेंट मानते हैं, जिसका बेस ही धोखा था, विश्वासघात था। तो इस साजिश की जमीन कैसे तैयार हुई? मतलब सिर्फ मीर जाफर ही तो शामिल नहीं रहा होगा इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीन तो पहले से तैयार थी। देखिए, मुगल सल्तनत दिल्ली में कमजोर पड़ रही थी, बंगाल अपनी दौलत के लिए बहुत मशहूर था और ब्रिटिश, फ्रेंच, डच सारी यूरोपीय कंपनियां वहां जमना चाहती थी। हाँ, व्यापार के लिए। जी। नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ता में कंपनी की बढ़ती किलेबंदी और जो वो व्यापारिक रियायतें थी उनके गलत इस्तेमाल से सख्त नाराज थे, लेकिन साथ ही उनके अपने दरबार में ही कई लोग उनसे खुश नहीं थे। हाँ, जैसे उनकी चाची थी घुसेटी बेगम, और बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ का भी नाम आता है। लगता है क्लाइव ने इस अंदरूनी फूट को भांप लिया था। बिल्कुल। क्लाइव ने इन्हीं असंतुष्ट दरबारियों को, खासकर मीर जाफर और जगत सेठ को साधा। मीर जाफर को नवाब बनने का लालच दिया और जगत सेठ से पैसों की मदद का वादा लिया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि मीर जाफर और जगत सेठ जैसे लोग शायद अपने निजी स्वार्थ देख रहे थे। वो नवाब को बदलना चाहते थे, हो सकता है कंपनी से कुछ रियायतें चाहते हों, लेकिन उनका इरादा शायद ये नहीं था कि पूरा बंगाल ही किसी विदेशी ताकत के हाथ में चला जाए। मतलब कंपनी ने उनकी इच्छाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर लिया। हाँ, बड़ी चालाकी से कंपनी ने उनकी महत्वाकांक्षाओं का इस्तेमाल अपने बड़े शाही मंसूबों के लिए किया। और इसी दौरान वो ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता वाली घटना भी हुई थी। स्रोतों में इसका जिक्र है कि अंग्रेजों ने इसे काफी उछाला था। दुखद घटना थी जो नवाब के कलकत्ता पर कब्जे के बाद हुई। कुछ ब्रिटिश कैदी एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए गए और कहते हैं कि दम घुटने से मर गए। अब असल में कितने लोग मरे और क्या इसमें नवाब का सीधा हाथ था, इस पर इतिहासकारों में बहस है, लेकिन ये सच है कि कंपनी ने इसे अपने प्रोपेगेंडा में खूब इस्तेमाल किया, नवाब को क्रूर दिखाने और अपनी मिलिट्री कार्रवाई को सही ठहराने के लिए। तो प्लासी के बाद जैसा वादा था, मीर जाफर नवाब बन गया, लेकिन क्या वो सच में शासक था? अरे, नाम का शासक था बस। असल में वो पूरी तरह कंपनी के हाथों की कठपुतली था। असली कंट्रोल तो क्लाइव और कंपनी के पास आ गया। बंगाल के बंदरगाह, व्यापार और सबसे बढ़कर बंगाल का खजाना। अच्छा। यहीं से वो प्रक्रिया शुरू हुई जिसे इतिहासकार धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। मतलब भारत का पैसा, बंगाल का पैसा बाहर जाने लगा। लेकिन मैंने सुना है कि प्लासी से ज्यादा निर्णायक लड़ाई तो कुछ साल बाद हुई थी, बक्सर की लड़ाई। बिल्कुल सही। प्लासी ने दरवाजा खोला, लेकिन अंग्रेजों की पकड़ को असली सैन्य और कानूनी मोहर मिली 1764 में बक्सर की लड़ाई से। वो अलग कैसे थी? वो एक असली जबरदस्त लड़ाई थी। प्लासी तो एक तरह की साजिश थी। हाँ। पर बक्सर में बाकायदा मैदान में जंग हुई। इसमें कंपनी की सेना ने किसी एक नवाब को नहीं, बल्कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के हटाए गए नवाब मीर कासिम की मिलीजुली सेनाओं को हराया। यानी 3 बड़ी ताकत एक साथ हारी? जी हाँ। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि कंपनी अब उत्तर भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है। और बक्सर के बाद ही वो मशहूर संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, 1765 की इलाहाबाद की संधि। इसके तहत हारे हुए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रेवेन्यू यानी टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। इसी को दीवानी अधिकार कहते हैं। ओहो, यानी अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो टैक्स कलेक्टर बन गई, सरकार बन गई एक तरह से। इसका असर क्या हुआ? ये विनाशकारी साबित हुआ। बंगाल के लिए तो बहुत ही बुरा हुआ। अब सोचिए, कंपनी को भारत से मसाले, कपड़े वगैरह खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की जरूरत ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो भारत के लोगों से वसूले गए टैक्स के पैसे से ही भारत का माल खरीदने लगी और मुनाफा कमाने लगी। बाप रे, मतलब हमारे ही पैसे से हमारा ही सामान खरीदकर मुनाफा कमाया। बिल्कुल। ये बंगाल की अर्थव्यवस्था के लिए भयानक था। स्थानीय कारीगर, खासकर कपड़ा बुनकर, वो बर्बाद हो गए। टैक्स वसूली इतनी बेरहम थी कि कुछ स्रोत इसे 1770 के बंगाल के भयानक अकाल का एक बड़ा कारण मानते हैं, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे।
बंगाल की तिजोरी की चाबी अब पूरी तरह कंपनी के हाथ में थी, जिसने उसे बेनतहा अमीर बना दिया, जबकि बंगाल कंगाल होता गया। तो इस पैसे से कंपनी ने अपनी ताकत और बढ़ाई होगी, सेना वगैरह। बिल्कुल, प्लासी और फिर दीवानी से मिले इसी बेहिसाब पैसे ने कंपनी को एक विशाल प्रोफेशनल सेना खड़ी करने और उसे मेंटेन करने में मदद की। अच्छा। और इसी सेना के दम पर उन्होंने अगले 100 सालों में धीरे धीरे बाकी भारत पर कब्जा किया और अपने यूरोपीय कॉम्पिटिटर्स, खासकर फ्रांसीसियों को भी यहाँ से बाहर कर दिया। यानी प्लासी सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये भविष्य की जीत का एक मॉडल बन गया, एक तरीका बन गया। हाँ, प्लासी ने एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। कंपनी ने सीखा कि सीधी लड़ाई महंगी और जोखिम भरी हो सकती है, लेकिन भारतीय शासकों की आपसी फूट का फायदा उठाना, साजिशें रचना, कठपुतली शासक बिठाना और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान और सस्ता था। और ये तरीका उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया। बार बार अगले 100 साल तक यही चलता रहा। इसने ब्रिटिशों के लिए भारत में राजनीतिक और व्यापारिक बेईमानी को कह सकते हैं लगभग नॉर्मल बना दिया। तो संक्षेप में कहें तो प्लासी की लड़ाई, जो मैदान पर शायद बहुत बड़ी ना थी, इतिहास का एक बहुत ही अहम मोड़ साबित हुई। ये वो पल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी से शासक बनने की राह पर तेजी से चल पड़ी, और ये जीत सैन्य ताकत से ज्यादा राजनीतिक छल कपट और विश्वासघात का नतीजा थी। कंपनी का कब्जा कराया, बल्कि बक्सर की लड़ाई और दीवानी के अधिकार ने उसे कानूनी और सैन्य मजबूती भी दे दी। इसी पैसे ने, इसी ताकत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की नींव रखी, जो अगले लगभग 200 साल तक कायम रहा। और ये डीप डाइव हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर मीर जाफर ने धोखा न दिया होता या वो बारिश न हुई होती, तो आज भारत का इतिहास कितना अलग होता।